क्लास टू स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको पहले कुछ वर्ड्स बता देती हूँ, ठीक है, जो आपके वर्ड्स सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तलबा किसे बोलते हैं? तलबा आपके स्टूडेंट्स को बोलते हैं, यानी कि विद्यार्थी। समाजी तामुल क्या होता है? समाजी तामुल होता है आपका सामाजिक अंतर्क्रिया। और समाजी तामुल की बात किसने की है ये भी मैं आपको बताऊंगी, वाइगोत्स्की ने की है वैसी समाजी तामुल के बारे में बात। ठीक है, आज हम उससे डिटेल में पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की को, स्किनर को, पियाजे को, इंशाल्लाह इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपका इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। जैसे वाइगोत्स्की हो गए, आपके स्किनर हो गए, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुफीद किसे बोलते हैं? मुफीद फ़ायदेमंद को बोलते हैं। हर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए बताती हूँ जिससे आपको आसानी रहे। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें सब कुछ मालूम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उर्दू में उन वर्ड्स का मीनिंग हमें मालूम नहीं होने की वजह से हम अपना आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरीके से अपने जो नोट्स बनाए सीटेट को, उसमें जो मैं डेली क्लास कराऊंगी उसमें जो इंपॉर्टेंट सी आपको मीनिंग बताऊंगी ना, अलग से नोट करते रहना। ठीक है, मुफीद बोलते हैं फ़ायदेमंद को। तकलीद, तकलीद इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेगा तकलीद, या फिर इसकी जगह नकल लिखा हुआ मिलेगा। क्या बोलते हैं तकलीद किसे बोलते हैं? अनुकरण करना, इमिटेशन, नकल करना। इसके बारे में किसने बात की है ये भी हम आपको बताएंगे किसने की है। ये किया आपके स्किनर ने। बच्चा नकल करके सीखता है। ठीक है, तफहीम समझ को बोलते हैं। मेयारी ज़बान क्या होती है? देखिए, मेयारी ज़बान होती है आपकी दूसरी ज़बान जिसे हम मानक भाषा या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। मुमानियत निषेध को बोलते हैं। नामुवाकिफ या असुविधाजनक या इनकन्वीनियंट को बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका हरकत व सकनात, ये होता है आपका इशारा। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पढ़ने में थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको गलत कर देते हैं, उनके मायने मालूम नहीं होने की वजह से। मुहर्रिक, प्रोत्साहन, अनासरत यानी कि आत्म केंद्रित, ये कुछ वर्ड्स थे जो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताने में जो ज़रूरी लगे, जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को, जो हमने प्रीवियस फर्स्ट क्लास में हमने जिसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा उसका भी रिवीजन कर लेते हैं और फिर अपनी इस क्लास को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ज़बान क्या होती है। देखिए, बोली क्या होती है और ज़बान क्या होती है, यानी कि बोली बोलते हैं लैंग्वेज एंड डायलैक्ट, ठीक है ना। चलिए तो इसे पढ़ लेते हैं बोली और ज़बान के बारे में। बोली क्या होती है? बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल यानी कि कोई ये कैसे फॉर्म में नहीं होती है, रिटन फॉर्म में नहीं होती है। बोली कोई रिटन फॉर्म में नहीं होती है। इसकी कोई मंजर शक्ल और ज़वाबत नहीं होती है। इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। हमारी जो बोली होती है उसमें क्या होती रहती है? तब्दीलियाँ आती रहती हैं और ये कोई रिटन फॉर्म में नहीं होती है। ज़बान, ज़बान क्या है? ज़बान एक वसी तर नज़रिया है। इसके मायना, असूल व ज़वाबात होते हैं और अमूमन ये मुस्तकिल फितरी होती है, यानी कि वास्तविक होती है। ये एक विस्तृत होती है और ये तहरीरी शक्ल में भी होती है ज़बान हमारी। देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ज़बान से रिलेटेड। मगरिबी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी मशरिकी उत्तर प्रदेश की हिंदी से मुख्तलिफ होती है। ऐसा बोली की वजह से है। अब बोली तो देखिए, यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है हमारी मगरबी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है, और मशरिकी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। लेकिन इनकी जो हिंदी होती है क्या होती है? मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल अलग अलग सी होती है। वो किस वजह से होती है? हमारी बोली की वजह से होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको बोली और ज़बान में काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि बोली क्या होती है, कोई तहरीरी शक्ल में नहीं होती है, और ये क्या होती रहती है? तब्दील होती रहती है। लेकिन जो ज़बान होती है, ज़बान क्या होती है? ज़बान पूरी तरीके से एक तहरीर शक्ल में भी होती है और ये विस्तृत भी होती है। ठीक है, अब आती है आपकी मेयारी ज़बान। मेयारी ज़बान को मैंने आपको बताया था अभी किसे बोलते हैं? दूसरी लैंग्वेज को बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? एक आमोजिश करते हैं, अधिगम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मेयारी ज़बान यानी कि मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं इसे। मेयारी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान के मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और अदबी इक़्तिदास के पस मंज़र में काबिल कबूल मानी जाती है। इस ज़बान की दूसरी शक्ल को इसकी बोलियाँ कहा जाता है। इस ज़बान की दूसरी शक्ल होती है उसे क्या कहा जाता है? इसकी बोलियाँ कहा जाता है। एक होती है आपकी मादरी ज़बान। मादरी ज़बान किसे बोलते हैं? मदर टंग को बोलते हैं, यानी कि आपकी
क्या? मातृभाषा। मादरी ज़बान वह ज़बान है जो बच्चा पैदाइश के बाद माँ बाप अपने आसपास और माहौल से सीखता है। जो बच्चा अपने आसपास से भाषा सीख रहा है, अपने माँ बाप से, अपने आस पड़ोस से उस भाषा को अर्जन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम मादरी ज़बान बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको बोली क्या होती है, ज़बान क्या होती है, मेयारी ज़बान क्या होती है, ज़बान की सारी फॉर्म्स भी मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाई थी, मादरी ज़बान क्या होती है, सब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में आमोज़िश और इक्तिसाब के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। अब मैं इसे दोबारा क्यों पढ़ा रही हूँ वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप मुझे उसके आंसर दीजिएगा। ज़बान की आमोज़िश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। जब किसे बोलते हैं ज़बान की आमोज़िश, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अधिगम क्या होता है, आमोज़िश होती है, और आपका इक्तिसाब या हसूलियाबी क्या होता है, आपका भाषा अर्जन होता है। ठीक है, जब हम मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दिगर ज़बान जैसे हिंदुस्तानी तनाज़िर में अंग्रेज़ी ज़बान को जानबूझकर कोशिश करते हुए समी माहौल में उस्ताद की मदद से सीखते हैं, तो उस ज़बान को ज़बान की आमोज़िश कहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आपसे हिंदी आती है और आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, क्या सीख रहे हैं आप? इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। उसके लिए आपने आपको एक टीचर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। आप किसी उस्ताद के थ्रू सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप उस भाषा को आमोज़िश कर रहे हैं, उसका अधिगम कर रहे हैं। यही आपकी क्या कहलाती है? ज़बान की आमोज़िश कहलाती है। यह उम्मीद करती हूँ आमोज़िश बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। और आमोज़िश आपको पेपर में लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, इक्तिसाब मिलेगा, इक्तिसाब की जगह हसूल-याबी भी लिखा हुआ मिल सकता है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उर्दू में कई तरीके के एक वर्ड को अलग-अलग तरीके से लिख देते हैं, लेकिन क्या होता है इंग्लिश में उस वर्ड का मीनिंग वही रहता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जो क्वेश्चन अगर 108 आपके लैंग्वेज 1 उर्दू में दे रखा है, तो वही क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाले पोर्शन में इंग्लिश में भी दे रखा होगा और आपको हिंदी में भी दे रखा होगा। एक बार वहाँ पर भी अच्छे से उसे देख लीजिएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पेपर को बहुत समझ के और अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस के थ्रू पूछे गए हैं, जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि एक बच्चा दिल्ली से हैदराबाद आता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपकी नहीं बनाई थी। इतने दिन बाद आपकी क्लास 2 आई है। क्यों आई है? बहुत से यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट के लिए, एक एक चीज़ समझाने के लिए एक वीडियो बना दी, फिर वो दूसरा पॉइंट समझाने के लिए दूसरी वीडियो बना दी। मैंने इसी वीडियो में आपकी काफ़ी पॉइंट, ठीक है, काफ़ी एक साथ 2 चैप्टर आपके क्लियर करा दिए हैं आपके सीडीपी के। और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, बेनिफिट भी रहेगी। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। एक बच्चा दिल्ली से हैदराबाद आता है और अपने हमजोलियों क्या होता है, अपने फ्रेंड्स और पड़ोसियों से तामुल किसे बोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग लिखवाया था। तामुल बोलते हैं संप्रेषण, उनसे कम्युनिकेशन करता है तामुल के जरिए। तेलुगु तेलुगु क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। तामुल के जरिए तेलुगु सीखता है। तो इस जबान को जबान की हसूलियाबी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। अब देखिए, एक बच्चा है जो दिल्ली में रहता है। ठीक है, वो दिल्ली से कहाँ आता है, हैदराबाद आता है, और अपने दोस्तों के साथ और उनके जो पड़ोसी हैं वो क्या बोलते हैं, वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। और वो उसने कोई सीखी नहीं, बस अपने दोस्तों से सुन के, अपने आस पड़ोस से सुन के वो तेलुगु भाषा सीख गया। तो जो उसने वो तेलुगु भाषा सीखी है बिना किसी टीचर के, बिना किसी हेल्प के, बस अपने एटमॉस्फेयर से सीखी है, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी हसूलियाबी, आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगी। यही आपका फर्स्ट चैप्टर था, जो बहुत ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को लेके परेशान रहते हैं। आमोजिश उसे बोलते हैं जो हम किसी टीचर के थ्रू सीख रहे हैं कुछ भाषा को, और आपके हसूलियाबी या इक्तिसाब उसे बोलते हैं जो हम खुद से सीख जाते हैं। ठीक है, अब ये बच्चा जो तेलुगु सीखा है, तेलुगु सीखना उसके लिए क्या है, तेलुगु सीखना उसके लिए एक भाषा अर्जन है। अर्जन हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, एक्विजिशन इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, और उर्दू में आपको हसूलियाबी भी मिल सकता है लिखा हुआ, और इक्तिसाब भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आमोजिश और इक्तिसाब बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, एक लड़का पटना से मुंबई आता है। अब एक लड़का है जो पटना में रहता था, कहाँ गया, मुंबई आता है। स्कूल में उसने अंग्रेजी को एक ज़बानी तौर पर मुंतखब कर रखा है। यानी कि वो अपने स्कूल में क्या कर रखा है, अंग्रेजी को उसने मुंतखब कर रखा है, और वह अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ बातचीत से मराठी भी उसने क्या करी है, मराठी भी सीख ली है। तो अंग्रेजी का सीखना ज़बान की आमोजिश यानी कि लर्निंग, और जबकि मराठी का सीखना ज़बान की हसूलियाबी एक्विजिशन कहलाएगा। देखो स्कूल में वो क्या कर रहा था, वो लड़का अंग्रेजी सीख रहा था।
ठीक है, बात करने के लिए उसे क्या है अलाउ कि वो अंग्रेज़ी में बात करेगा। तो उसने पहले अंग्रेज़ी सीखी और फिर वो क्या कर रहा है, उसमें बात कर रहा है। लेकिन जब वो कहाँ पर आया है, वो पटना से मुंबई आया है। मुंबई में क्या बोली जाती है, मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जो उसने अपने दोस्तों से बात करके जो सीखी मराठी, वो क्या कहलाएगी, हमारी हसूलिया भी कहलाएगी, यानी कि भाषा अर्जन कहलाएगी, लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाएगी। और जो हम दूसरे किसी उस्ताद के ज़रिए किसी भाषा को सीखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, ज़बान की आमोजिश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है। चलिए अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के थ्रू बताना है, जिससे मैं समझ जाऊंगी कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी भी कोई डाउट्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि एक 8 साल का बच्चा अपनी वालिदैन यानी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर से मुंबई मुंतकिल होता है, यानी कि वो कहाँ से आया है, बाहर से आया है, कहाँ रहने, मुंबई आया है। और स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। स्कूल में वो क्या क्या सीख रहा है, कौन कौन सी लैंग्वेज सीख रहा है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखता है। अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी ज़बान बहुत अच्छे से सीख लेता है। अब उसके जो आसपास के दोस्त हैं उससे उसने क्या सीख ली, मराठी भाषा अच्छे से सीख लेता है। मराठी सीखने के बारे में आप क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया है, तो आप मुझे आंसर दीजिए। उसे हम ज़बान का हसूल कहेंगे, ज़बान की आमोजिश कहेंगे, तामवन कहेंगे, खाम मवाद या मुफर्रीज़ा कहेंगे, सॉरी मफरूज़ा कहेंगे। तो ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि इसका आंसर अलिफ सही होगा, बा सही होगा, जीम सही होगा या दाल सही होगा। ये तो था आपका फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था फर्स्ट वीडियो में आपकी, यानी कि क्लास 1 में। जिसने क्लास 1 नहीं भी देखी होगी, डायरेक्ट क्लास 2 देख रहा है वो, तब भी उम्मीद करती हूँ उनको आमोजिश और आपकी क्या बोलते हैं, आमोजिश और इक्तसाब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो अब आज का जो हमारी क्लास 2 है, जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्लास फर्स्ट जो थी आपकी यहाँ पर एंड की थी कि जितने भी नफ्सानियात हैं उनकी अलग अलग क्या है, नज़रियात हैं। पावलोव और स्किनर, नोम चॉम्स्की, पियाजे और वाइगोस्की। तो चलिए अब हम इन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावलोव और स्किनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावलोव और स्किनर। पावलोव और स्किनर क्या है, उनका नज़रिया चलिए देख लेते हैं। स्किनर एक अमेरिकी नफ्सानियात हैं। उन्होंने इक्तसाब यानी कि हसूलियाबी, एक्विजिशन का अमली मशरूत नज़रिया पेश किया। नज़रिया किसे बोलते हैं, थ्योरी को बोलते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है, जो कि मशक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मशक, नकल जिसको हम इमिटेशन भी बोलते हैं, तकलीद भी बोलते हैं। ठीक है, तकलीद भी लिखा हुआ है या नकल लिखा हुआ है या मशक लिखा हुआ है या इंग्लिश में इमिटेशन लिखा हुआ है, उसका मतलब वहाँ कौन है, जब ये आप समझ जाइएगा वहाँ पावलोव हैं। इमिटेशन और रटने से हासिल होता है। ये कहते हैं कि जो बच्चा सीखता है, कैसे सीखता है बच्चा, अपने नकल करके सीखता है, तकलीद के ज़रिए सीखता है। यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और इनके नामों के बीच रिश्ता जोड़ता है और इसका नतीजे में वह ज़बान सीख जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो अपने आसपास का ज़बान होती है उनको क्या करता है, नकल करने की कोशिश करता है, वो नकल के ज़रिए ही ज़बान को सीखता है। ये किसका मानना है, ये एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो आप जब भी बोलिएगा पावलोव का और स्किनर का मानना है। मेनली स्किनर ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं अभी आपको आगे कराऊंगी भी। तो ठीक है, किसका मानना है, ये स्किनर का मानना है हमारे। स्किनर ने मशवरा दिया कि एक बच्चा अपने माँ बाप और आसपास के लोगों की ज़बान यानी कि लैंग्वेज को तकलीद या नकल, इमिटेशन के ज़रिए ज़बान को सीखता है। ये किसने मशवरा दिया, किसने सुझाव दिया, स्किनर ने सुझाव दिया कि एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप के आसपास के लोगों की ज़बान को नकल करके सीखता है। स्किनर कौन थे, स्किनर तर्ज अमल यानी कि बिहेवियरिस्टिक या व्यवहारवादी थे। आपको वहाँ पर लिखा मिल सकता है कि कौन से नफ्सानियात, तो आप बताएंगे कि हमारे स्किनर हैं, जहाँ पर भी आपको मशक, नकल ये सब लिखा हुआ मिलेगा।
उम्मीद करती हूँ पावला और स्किनर अच्छे समझ में आ गया होगा। पावला और से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा भाषा को अनुकरण मीन्स हिंदी में अनुकरण लिखा हुआ मिलेगा, अनुकरण करके सीख रहा है, तो जब भी आप कहना कि ये हमारे स्किनर हैं। ज़बान को अनुकरण यानी कि तकलीद के ज़रिए बच्चा जब सीखता है तो यहाँ पर स्किनर है। और उससे अलग आगे और जो जितने भी आपके नफसानियात हैं उन्होंने अलग अलग इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ पावला और स्किनर आपके समझ में आ गए होंगे। सेकंड आपके नफसानियात है नोम चॉम्स्की। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी सीटेट का ऐसे एग्जाम नहीं गया जहाँ पर नोम चॉम्स्की या वैगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की को तो आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। ठीक है, नोम चॉम्स्की क्या है आपके इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए थे। ये सन नहीं पूछना है कि कब पैदा हुए, ये तो मैंने आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया। 1928 में पैदा हुए थे। हाँ, ये पूछ सकते हैं कहाँ पैदा हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि अमेरिका। वैसे ये भी अभी तक पूछा नहीं गया है क्योंकि अब सीटेट के पेपर का लेवल बहुत हाई हो चुका है। बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत पहले पूछे जाते थे क्वेश्चन, ये कहाँ रहते थे, कब पैदा हुए थे, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको सिर्फ लिखवा दिया है, बता दिया है कि 1982 में अमेरिका में पैदा हुए। मगरबी दुनिया में वो मौजूदा ज़माने के माहिर लिसानियात, फ़लसफ़ी, मौर्रिख, सियासी मुसन्निफ़ की हैसियत से भी काफ़ी मकबूल हैं। इनका मानना है कि हर बच्चा ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। इनका क्या मानना है कि बच्चा जो है ज़बान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। इंसान पैदाइशी तौर पर ज़बान सीखने के इस्तेदाद के साथ पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तहसील तहसील तवारती तौर पर होती है, बल्कि नोम चॉम्स्की का नज़रिया है कि इंसान ज़बान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता है और इस्तेदाद के मुआविनत से वो माहौल में रहकर ज़बान को सीखता है। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए समझिएगा। ये कह रहे हैं नोम चॉम्स्की जो हैं कि ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास, इन्होंने बात की है लैड की, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात की कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होती है, ज़बान को सीखने की सलाहियत लेकर वो पैदा होता है। देखिए नोम चॉम्स्की कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक लैड होता है। हर इंसान के दिमाग में लैड होता है। अब ये लैड क्या है, ये इन्होंने कहा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है मनुष्य के, इंसान के दिमाग में। इस आला के ज़रिए इंसान में ज़बान को इक्तसाब यानी कि ज़बान को अर्जन करने की पैदाइशी सलाहियत, फितरी सलाहियत होती है। ये बोल रहे हैं कि बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है उसके अंदर जब भी से वो सलाहियतें मौजूद होती हैं कि वो ज़बान को क्या कर सके, ज़बान को खुद से अर्जित कर सके यानी कि सीख सके। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि लेड के बारे में किसने बात की है, भाषा अधिग्रहण यंत्र का बारे में किसने कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में किसने बात की है, तो आपके ना नोम चॉम्स्की। ठीक है, नोम चॉम्स्की एक कौम प्रस्त यानी कि कौन थी, नेटिविस्टिक थे। हमारे स्किनर बिहेवियरिस्टिक हैं, ये नेटिविस्टिक हैं। ये मानते हैं कि हमारी जेनेटिक्स, हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं उनमें सलाहियत है कि हम ज़बान को इक्तसाब एक्वायर कर पाते हैं। इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं उसके अंदर ही क्या होती है, क्षमता होती है, सलाहियत होती है भाषा को इक्तसाब यानी कि एक्वायर करने की। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, चलिए मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ। पहले देखिए नोम चॉम्स्की से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ बता रही हूँ। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो ऑप्शन आपको वहाँ मिलेंगे। तुतलाने और दूसरे की शुरुआत, ज़बान रोए को तक़वियत, नकल और मशक। नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 3 देंगे इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबका, या फिर ऑप्शन 4 दें कवायद की जल्द तदरीस। देखिए नकल और मशक की बात किसने कही है, मैंने अभी आपको बताया है नकल और मशक की बात किसने करी है, हमारे स्किनर ने की। अगर यहाँ पर नोम चॉम्स्की हट के स्किनर होता तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन जो नोम चॉम्स्की हैं इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबका यानी कि जो हमारा बचपन होता है वो हम क्या करते हैं, अपनी जब बच्चा पैदा हो रहा है वो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो भाषा को क्या कर सके, वो भाषा को एक्वायर कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नोम चॉम्स्की का दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है वो ये है, बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत
या कूद लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कॉल है? तो मैंने अभी आपको बताया है किसका कॉल है। बच्चा जब पैदा हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक जबान की कोत लेकर पैदा हो रहा है। ये कॉल आपका नोम चॉम्स्की का है। किसका है ये कॉल? आपका नोम चॉम्स्की का है। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है उर्दू में ही आए, या आपके मैंने क्या कहा है, हिंदी में भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी पूछा गया है। यहाँ तक कि CDP जो आता है आपका 30 नंबर की CDP, उसमें भी आपके ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आज का जो आपकी क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, उर्दू में समझिए। उर्दू समझ नहीं आ रही है तो हिंदी में समझिए। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली तो इंग्लिश में समझिए। सिर्फ समझने से पर्पस है आपका। एक बार किसी भी लैंग्वेज में आप इन सबको समझ गए तो आपको मैंने बताया ही है कि क्वेश्चन सेम होते हैं। सिर्फ क्वेश्चन हम एक बार इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उसे उर्दू में पढ़ सकते हैं, उसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नोम चॉम्स्की से रिलेटेड कि तमाम बच्चे जबान सीखने की एक फितरी सलाहियत, फितरी किसे बोलते हैं? स्वाभाविक फितरी सलाहियत के साथ पैदा होते हैं जो मुश्तमिल होती है। किस पर मुश्तमिल होती है हमारी? वो आलिमगढ़ तरीक़ाकार पर, आलिमगढ़ तरीक़ाकार पर, आलिमगढ़ कवायद पर, या आलिमगढ़ सच्चाई पर। तो देखिए आपकी आलिमगढ़ किसे बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रामर। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यूनिवर्सल ग्रामर से क्या करते हैं बच्चे, भाषा को मुश्तकिल होती है उनकी भाषा। तमाम बच्चे ज़बान सीखने की फितरी सलाहियत लेकर पैदा होते हैं जो मुश्तमिल होती है। तो किस पर मुश्तमिल होती है? आप कहेंगे यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि आलिमगढ़ कवायद पर। ये तो कुछ क्वेश्चन जो आपके किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपके नोम चॉम्स्की से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे के अपने राइटर देख लेते हैं हम। पियाजे यानी कि हमारे जिन पियाजे जो हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जिन पियाजे एक मशहूर माहिर नफसानियात थे। इनका ताल्लुक कहाँ से था? स्विट्ज़रलैंड से था। वे इल्म तरबियत याफ्ता थे। पियाजे का मानना है कि दिमाग एक कोरी स्लेट के मानिंद है। किसके मानिंद बताया इन्होंने? दिमाग को एक कोरी स्लेट के मानिंद है। ज़बान दिगरो फाकी निज़ामों की तरह गर्द व पेश के साथ तामुल यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेशन के नतीजे में नशोनुमाई है। समाजी पियाजे का नज़रिया यानी कि जो इनकी थ्योरी है वो तामीराती है, जिसके मुताबिक बच्चा हवास मसा यानी कि अपनी इंद्रियों सेंसेस के ज़रिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे इंद्रियों के ज़रिए जो सीख रहे हैं, अपने सेंसेस के थ्रू सीख रहे हैं, वो कौन कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पियाजे। इनके बारे में जो मेन पॉइंट है, बल्कि ये तो पूरे ही जिन पियाजे जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ऐसा कोई सा आपका पेपर भी नहीं हुआ है जिसमें जिन पियाजे नहीं हो। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। ठीक है, देखिए जिन पियाजे के मुताबिक बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद से करते हैं। इसके मुताबिक बच्चे नन्हे साइंसदान यानी कि लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। पियाजे इस बात पर जोर देता है कि फ़िक्र ना सिर्फ ज़बान की तायीन करता है बल्कि इसे बेहतर बनाता है। पियाजे के इरादगी नशोनुमा का नज़रिया यानी कि किसका नज़रिया? इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उर्दू में अदारगी नशोनुमा का नज़रिया कहते हैं। ठीक है, ये इनका क्या है? इनकी ये थ्योरी है, इनका सिद्धांत है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने अदारगी नशोनुमा की 4 अदवार बताए हैं। 4 अदवार कौन कौन से होते हैं? आपने अगर CDP पढ़ी होगी तो उसमें भी पढ़ा होगा कि 4 स्टेजेस हैं इनकी। 4 स्टेज कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं। SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, उर्दू में इसे क्या बोलेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज को हसी व हरकाती दौर, प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोलेंगे इब्तदाई तजर्बात का दौर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को बोलेंगे आपके ठोस तजर्बात का दौर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को बोलेंगे आपकी समी तजर्बात का दौर। ठीक है, और ये कितने कितने वर्ष की होती है? जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है, ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक की होती है। आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये आपके कितने वर्ष की होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी 7 से 11 वर्ष होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपकी 11 से 15 वर्ष तक की यानी कि 15 साल की होती है। अब ये तो हो गया इंग्लिश में नाम, ये हो गया उर्दू में नाम। अब मैं आपको इसका हिंदी में भी नाम बता देती हूँ। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज को हम क्या क्या बोल सकते हैं? संवेदीय,
पेशी अवस्था, इसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही नाम मिलेगा। हिंदी में कई तरीके के नाम मिल सकते हैं, उर्दू में भी इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ, जो क्वेश्चन आप उसे उर्दू में कर रहे हैं, एक बार उसे इंग्लिश के पोर्शन में भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटेट में, ठीक है। चलिए, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंद्रिय कामक अवस्था, संवेदीय पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है आपकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज को उर्दू में तो इब्तदाई तजुर्बात कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को उर्दू में कहते हैं ठोस तजुर्बात का दौर, और हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? इसके भी हिंदी में देखिए 2 नाम हैं। उर्दू में तो समीप तजुर्बात का दौर बोलते हैं, उर्दू में इसे औपचारिक सक्रिय अवस्था और अमूर्त सक्रिय अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ चारों स्टेजेस पियाजे की आप समझ गए होंगे। इन्हें मैं डिटेल में अभी आपको पढ़ाऊंगी। पियाजे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर तरीके से आपको अच्छे से तैयार करना है। चलिए, तो पहली स्टेज पढ़ लेते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज है आपकी हंसी वो हरकत का दौर, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। ये दौर पैदाइशी से 2 साल तक का होता है। इस दौर में बच्चा क़ुव्वत हुस्न से जानकारी हासिल करता है। क़ुव्वत हुस्न क्या होता है? अपनी इंद्रियों से जानकारी हासिल करता है, यानी अशिया को देखकर, सूंघकर, छूकर उसके बारे में जांचता है। अब एक बच्चा है, वो कोई भी चीज़ होती है उसको टच करके देखता है, क्या है ये चीज़। जब वो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, वो उसे हाथ लगा कर देखता है, उसे छूता है, उसको मतलब उसको हाथ के थ्रू, अपनी इंद्रियों के थ्रू उसे क्या करता है, उसे जानने की कोशिश करता है। छोटी छोटी अल्फाज बोलने लगता है, छोटे छोटे अल्फाज जैसे मम्मम। पानी को क्या बोलता है बच्चा छोटा होता है जब 2 वर्ष तक? मम्मम, पापा, मम्मा। इस तरीके से बच्चे क्या करता है, वर्डों को बोलना शुरू कर देता है। तो कौन सी अवस्था में पूछता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लें कि बच्चे छोटे छोटे अल्फाज बोलने स्टार्ट कर देते हैं, कब करते हैं, तो आप कहेंगे जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, यानी कि हंसी व हरकत का दौर आपका। तीसरा है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, जो इस स्टेज के बारे में इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जानने वालों को देखकर मुस्कुराता है और अजनबियों को देखकर दूर जाता है। दूर क्या जाता है? बच्चा रोने लगता है। अब कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए, वो अपनी मम्मी पापा को देख के क्या होता है, खुश हो जाते हैं। वहीं कोई उसे अनजान गोद में ले लेता है तो वो क्या करता है, तेज तेज आवाज़ में रोना शुरू कर देता है, ठीक है। वो यही इस स्टेज के बारे में बता रहे हैं। चौथी स्टेज होती है जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है, तो इसमें अशिया इस्तेहाम यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी की सलाहियत आ जाती है। ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी की क्या बच्चे को सलाहियत आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके पास बॉल है। अब कोई क्या करता है, उस बच्चे उस बॉल को लेके कोई बड़ा उस बॉल को उसके सामने दुबका देता है, तो बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत आ जाती है 18 महीने के बाद कि वो ये सोचता है कि अगर बॉल सामने नहीं फेंकी तो बॉल कहाँ दुबकाई है, कहाँ चली गई। यानी कि इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी की सलाहियत उसमें आ जाती है कि अगर वो चीज़ थी तो वो कहाँ चली गई। इस चीज़ की सलाहियत किस उम्र में आती है? वो आपकी आ जाती है 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आ जाती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका इब्तदाई तजुर्बात का दौर, यानी कि जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है एज आपकी, स्टेज जो होती है, ठीक है। इस दौर में बच्चा क्यों, कैसे, किस लिए जैसे अल्फाज बोलने लगता है, ठीक है। इस दौर में बच्चे में तकलीदी सलाहियत होती है। तकलीदी यानी कि नकल करने स्टार्ट कर देता है बच्चा। जब 2 से 7 वर्ष तक होता है, बच्चे होते हैं, छोटी बच्चे होती हैं या बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, अपनी मम्मी को देखते हैं, उनकी कॉपी करने लगते हैं। पापा को देखते हैं, पापा कार चलाने, मैं भी चलाऊंगा, चाहे वो छोटी कार, उनकी मतलब क्या करते हैं बच्चे, तकलीद करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं। अब छोटी बच्ची होती है, मम्मी रोटी बनाती हैं, 2 से 7 वर्ष तक बच्चे की बात हो रही है ये, तो क्या कहती है, मम्मा मैं भी बनाऊंगी। अगर आप नहीं बनाने दोगे, चाहे उन्हें थोड़ा आटा नहीं दो, कुछ भी नहीं करोगे, मना कर दो कि ये आपका काम, तो रोती हैं। उनका अंदर क्या होती है, वो नकल करना स्टार्ट कर देती हैं। वो किस एज में स्टार्ट होता है? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में, यानी कि आपकी स्टेज में, दौर में ये स्टार्ट हो जाता है। इस दौर में बच्चा तकलीद सलाहियत होती है। इस दौर में बच्चे सिर्फ अपनी ज़रूरियात की फ़िक्र करता है, दूसरे की ताल्लुक़ कम सोचता है। इस एज में बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि के अगर मैं उन्हें कुछ चीज़ चाहिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसे कोई सामान चाहिए, मार्केट में मम्मी के साथ जाते हैं,
मुझे तो यही टॉय चाहिए, मुझे यही टॉय चाहिए, वो ज़िद कर लेता है। अब उन्हें ये नहीं पता कि मम्मी पे पैसे हों या नहीं हों, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ़ अपने से मतलब है कि उन्हें ये टॉय चाहिए तो इन्हें ये टॉय चाहिए। अब वो तुम कैसे भी दो, वो मम्मी की ज़िम्मेदारी, वो किसी से लेके दे या कैसे भी दे, ठीक है? तो ये देखिए, इस स्टेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बच्चा सिंबल के थ्रू किस अवस्था में सीखता है, किस स्टेज में सीखता है या किस दौर में सीखता है, तो आप कहेंगे कि वो है हमारी इब्तदाई तजुर्बात के दौर यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। अब सिंबल कैसे, मान लीजिए यहाँ लिखा है ए और यहाँ बना हुआ है आपका एप्पल, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? ए फॉर एप्पल, सिंबल के थ्रू सीख रहा है, तो ये कौन सी अवस्था है? ये आपकी इब्तदाई तजुर्बात का दौर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस स्टेज से रिलेटेड पूछा जाता है कि बच्चे में सजीव और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें क्या नहीं कर पाना, उनका समझ नहीं हो पाना। एक गिलास है, ठीक है, इस गिलास में पानी है और इसी पानी की क्वांटिटी कितनी है? इतनी है। अब इसी को मैं एक चौड़े बर्तन वाले किसी बर्तन में कर दूंगी। अब जब ये लंबे गिलास का पानी में इसमें करूंगी तो ये कहाँ हो जाएगा? इसकी क्वांटिटी इसमें कम दिखाई देगी। तो बच्चा क्या कहेगा? इसमें तो पानी कम है, दिए इससे तो पानी कम है और इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इसी तरीके से आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो यानी कि बच्चे में सजीव और निर्जीव का गुण नहीं हो पाता है, समझ नहीं हो पाती, वो किस अवस्था में होती है? वो आपकी होती है इब्तदाई तजुर्बात के दौर में होती है। बच्चे को कुछ नहीं पता, इस अवस्था में बच्चे के अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं होती है, वो तर्क नहीं कर पाता है। तर्क कब कर पाएगा? वो इससे आगे वाली अवस्था में कर पाएगा, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कर पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे की स्टेजेस देख लेते हैं। देखिए, थर्ड स्टेज है आपकी ठोस तजुर्बात का दौर, यानी कि जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे बोलते हैं हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस दौर में बच्चा मुंतकी सोच शुरू कर देता है, मगर सिर्फ ठोस अशिया के मुतालिक मुंतकी सोच रखता है। अपने सामने मौजूदा दो चीज़ों में तफरीक करना सीख जाता है। ज़बान अपने दो चीज़ों मतलब क्या करना? तफरीक करना सीख जाता है। अब ये जो एज है इसमें बच्चा क्या सीख जाता है? अब आपके सामने क्या है? इस बच्चे के सामने मान लीजिए शेप्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। अब बच्चे को मालूम है कि हमें क्या करना है, उसे क्रम में लगाना किस अवस्था में आ जाता है, उसका क्लासिफिकेशन करना किस अवस्था में आ जाता है, तो हम कहेंगे वो हमारे ठोस तजुर्बात के दौर में आ जाता है। बच्चों को क्या करना? वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। मुंतकी सोच इसी को ही बोलते हैं कि बच्चे के अंदर मुंतकी सोच आ जाती है, ठीक है। बच्चा क्या कर पा रहा है? वर्गीकरण कर पा रहा है कि नहीं, इसे तो सर्कल बोलते हैं, अच्छा इसे ट्रायंगल बोलते हैं, ये स्क्वायर होता है। बच्चों को इस चीज़ की समझ किस अवस्था में होगी? ठोस तजुर्बात के दौर में हो जाती है, ठीक है। और इस अवस्था की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट एक तरीके से डेफिनेशन कह सकते हैं वो क्या है? वो ये है कि बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता, यानी कि बच्चा क्या कर पाता है? एक अपनी बात को अच्छे से रख पाता है, एक तर्क करने की अवस्था आ जाती है, ठोस तजुर्बात के दौर में आ जाती है। ज़बान और मवासियात की सलाहियत बढ़ जाती है, जो वही बात देखो इन्होंने इसमें लिख रखी है कि ज़बान में मवासिलात की सलाहियत बढ़ जाती है। बच्चे को मालूम होता है कि हमें कहाँ पर क्या कहना है, ठीक है। उनको तर्क करना आ जाता है, तार्किक क्षमता बढ़ जाती है। तो वो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज में। अब आ जाती है आपकी फोर्थ स्टेज। और हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा, CCS, यानी कि बच्चे के अंदर क्या क्या आ गया? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। सीरिएशन क्रम में लगाना आ गया बच्चों को, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना आ गया कि ये सर्कल स्क्वायर है, ये क्या है, ठीक है। और जी कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना आ गया बच्चों में कि अच्छा ये मान लीजिए यहाँ कुछ एक बर्तन है, इसमें 5 लड्डू रखे हैं, चाहे वो बर्तन इस तरीके से हो या बर्तन इस तरीके से हो, छोटा बर्तन है बड़ा बर्तन हो, वो छोटे बड़े को नहीं देखेगा, उसे ये समझ आ गई है कि इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 ही लड्डू हैं। तो ये एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है। CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये तीनों चीज़ किस अवस्था में आ जाती हैं? आपकी ठोस तजुर्बात के दौर में आ जाती हैं। अब आता है आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि फोर्थ स्टेज, जिसे बोलते हैं हम रस्मी तजुर्बात का दौर। ये जो आपकी इसे वो कौन सी अवस्था होती है? ये आपकी 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये क्या होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस दौर में बच्चा मजद अशिया, मजद अशिया किसे बोलते हैं? जो चीज़ मौजूद भी नहीं है, बच्चा उसको भी क्या कर पा रहा है? समझ पा रहा है।
मजीद अशिया के मुतालिक मुंतकी सोच शुरू कर देता है। अब जो चीज़ है भी नहीं बच्चा उसके बारे में भी थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, तो वो किस अवस्था में होगी? 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में होगी। इस दौर में दिमागी सलाहियत मुकम्मल हो जाती है। अब बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या हो जाती है? दिमागी सलाहियत मुकम्मल हो जाती है। इस दौर में तस्वुर सोच तरक्की कर चुकी होती है। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो हमारी मेंटल एबिलिटी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, हम सलाहियत हम में आ जाती है। हमें सही गलत का फ़र्क करना भी इसी एज में आ जाता है। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी हम किस एज में सोचते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही सोचते हैं, यानी कि रस्मी तजर्बात के दौर में। अब इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? बच्चा मजरूद अशिया को हिंदी में क्या बोलेंगे? अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो हम हिंदी में भी बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन आ गया है उसके अंदर। यही इस अवस्था की यानी कि इस दौर की इम्पोर्टेंट क्या थी, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ आपकी प्याजे की चारों अवस्थाएं हमने अच्छे से कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ चारों ही स्टेजेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और हाँ, प्लीज़ आप ये नहीं कीजिए कि मैम प्लीज़ क्लास जल्दी जल्दी से सेंड कर दीजिए, हमें डेली क्लासेस चाहिए। देखिए, अगर मैं डेली क्लास दूँ और उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक ही स्टेज पढ़ाऊँ और क्लास ख़त्म, फिर मैं दोबारा एक क्लास में उसमें दूसरी स्टेज पढ़ाऊँ और क्लास ख़त्म, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक तरीके से अपना क्या करना है, बच्चों को परेशान ही करना है। मैं एक वीडियो ज़रूर बना रही हूँ, पर इसी वीडियो में ना आपके 2 क्लासेस के वर्क, 2 आपके क्या बोलते हैं 2 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब मैं बार बार वीडियो नहीं इसलिए बना रही हूँ जिससे आप भी कंफ्यूज ना हो कि ये तो मैम की हर दिन क्लासेस आ रही हैं, हर समझ नहीं आ रहा है। मैं आपकी उर्दू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, इंशाल्लाह मैं आपकी उर्दू पूरी करा दूंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। और आप अगर ज़्यादा ही परेशान हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्लासेस चाहिए कि सारे टॉपिक की मैं एक ही मैराथन क्लास आपको अभी दे दूँ। मैराथन क्लास मैं आपकी कराऊंगी, लेकिन मैं क्लासेस के बाद सोच रही थी। अगर आप फिर भी ये चाहते कि नहीं मैम हमें तो सारे टॉपिक आप एक ही वीडियो में बना के दे दीजिए, तो मैं आपकी मैराथन क्लास अभी ही रेडी करना स्टार्ट कर दूंगी, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपने दूसरे नफ्सानियात। चलिए तो अब देखते हैं वायगोस्की को। लेव वायगोस्की कौन है? लेव वायगोस्की का शुमार शोबा नफ्सानियात में एक तश्कीली मुहर्रिक के तौर पर किया जाता है। इनका ताल्लुक रूस से था। इनका ताल्लुक कहाँ से था? रूस से था। इन्होंने इंसानी सकाफत और हयाती समाजी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया, जबकि वायगोस्की के मुताबिक ज़बान समाजी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ज़बान समाजी राब्ता यानी कि सोशल इंट्रैक्शन। ठीक है, समाजी राब्ता सोशल इंट्रैक्शन यानी कि समाजी ताअम्मुल भी बोलते हैं इसे, समाजी ताअम्मुल का नतीजा है। ज़बान की नशोनुमा के दौरान बच्चा 2 तरह की बोली बोलता है। कितने तरीके की बोली बोलता है बच्चा? 2 तरीके की बोलता है। एक तो होता है आपकी अनाप्रस्थ, दूसरा होता है आपकी समाजी। अनाप्रस्थ होता है बच्चा जो किससे करता है? अपने ईगो सेंटर होता है, एक तरीके से ये आत्म केंद्रित होता है, खुद से करता है। देखिए, एक होता है समाजी, अनाप्रस्थ जबान का इस्तेमाल खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी जबान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने के लिए किया जाता है। अनाप्रस्थ का कब किया जाता है इस्तेमाल? खुद को मुंतखब करने के लिए, जबकि समाजी जबान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने के लिए करता है। अब जो वायगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं आपके इन पॉइंट्स में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायगोस्की कौन से नफ्सानियात समाजी तामुल की बात करते हैं, तो आप कहेंगे वायगोस्की। वायगोस्की के मुताबिक ज़बान जो है हमारी जो भाषा है वो समाजी तामुल का नतीजा है। हाँ, बच्चा ये बोलते हैं, इनका मानना है कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक अंतर्क्रिया करके, सोशल इंट्रैक्शंस के थ्रू ही अपनी ज़बान को, अपनी लैंग्वेज को सीखता है। वायगोस्की ने अपने समाजी सकाफती नशोनुमा क्या है? इनकी थ्योरी है, क्या है? इनका नज़रिया है कि सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। इनकी थ्योरी का क्या नाम है? समाजी सकाफती नशोनुमा। अब आपको ये बात, इनकी थ्योरी इंग्लिश में मालूम होगी, हिंदी में भी मालूम होगी, लेकिन उर्दू में बच्चों को हुर्फ जो होते हैं मालूम नहीं होते, जिसकी वजह से उनका पेपर काफ़ी ज़्यादातर बच्चे गलत कर आते हैं और फिर बाद में जब घर पर आते हो, ओ ये तो अच्छा ये था, ये तो मुझे मालूम था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और ये गलती कैसे नहीं होगी मैंने आपको बताया था, मैं फिर बताऊंगी आपको, क्वेश्चन पेपर में भी दिखाऊंगी। जो क्वेश्चन आपको उर्दू में दिया है
ठीक है, वही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिया होगा पेडागोजी के पोर्शन में। पैसेज वाले पोर्शन में नहीं होता है, 15 नंबर का पैसेज आते हैं, 15 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी। पैसेज अलग अलग होते हैं, इंग्लिश का अलग होता है, उर्दू का अलग होता है, और आपका हिंदी का अलग होता है। इनका आंसर भी अलग ही होते हैं। कभी ये कहें कि सना मैम ने कहा था कि नहीं स्कूल सबके आंसर सेम होता है, अच्छी वाला पैसेज पढ़ के इसका आंसर इसमें लगा दो, पैसेज से कोई इनका ताल्लुक नहीं होता है, पैसेज तीनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपका जो होता है सिर्फ पेडागोजी वाला पोर्शन, वो भी लैंग्वेज पोर्शन में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है लैंग्वेज पोर्शन में। तीनों ही आपके सेम होते हैं क्वेश्चन। तो एक बार उनको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा अगर आप इंग्लिश में समझ पा रहे हैं, अगर हिंदी में समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। नशोनुमा में 3 चीज़ें, समाजी, सकाफत और ज़बान, ये है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैगोस्की की। समाजी किसे बोलते हैं, देखिए सोसाइटी, हमारी समाजी हो गए हमारी सोसाइटी। सकाफत बोलते हैं आपके कल्चर को, और ज़बान बोलते हैं आपकी लैंग्वेज को। इसको आप याद रखिएगा SCL से। SCL इन्होंने इसमें 3 चीज़ें बताई हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज में काफ़ी जोर दिया है। किस चीज़ पे जोर देते हैं वाइगोस्की, तो आप कहेंगे सोसाइटी पे, कल्चर पर और आपके लैंग्वेज पर। उर्दू में क्या कहेंगे, समाजी, सकाफत और ज़बान पर जोर किसने दिया है, तो वो है वाइगोस्की। मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए इससे आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों के अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच फ़र्क पाया जाता है। इसे वाइगोस्की ने इस फ़र्क को क्या कहा है, कर्ब नशोनुमा का इलाका यानी कि ZPD, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, देखिए जहाँ आपको ZPD मिले, स्कैफोल्डिंग मिले, सोशल मिले, कल्चर मिले, लैंग्वेज मिले लिखा हुआ, समाज मिले, ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये आपके वाइगोस्की होंगे। आप कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी आपको ZPD भी बताऊंगी, स्कैफोल्डिंग भी बताऊंगी क्या होता है। चलिए ZPD देख लेते हैं। देखिए आगे इसका मेन पॉइंट था वाइगोस्की का, तजुर्बाकार अफराद के ज़रिए बच्चों का दिया जाने वाला सहारा मचान बंदी कहलाता है। मचान बंदी किसे क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग को बोलते हैं। देखिए ZPD हो या आपकी स्कैप फोल्डिंग हो, क्या है ये आपकी एक टेम्परेरी हेल्प होती है। मान लीजिए अब एक बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है। जो साइकिल चलाना सीख रहा है, 2 पहिए होते हैं साइकिल में, ठीक है, वो उसे सीख रहा है। लेकिन आपने देखा होगा एक साइकिल होती है 2 पहियों की, एक होती है 4 पहियों की साइकिल। जो साइड में 2 अलग से पहिए लगे हुए हैं, वो आपकी एक तरीके से क्या है, उसको सहारा दे रहे हैं, वो उसका स्कैफोल्डिंग हो गया। या आप ऐसे समझ लीजिए कि पापा बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, मम्मा सिखाती हैं, कोई भी सिखाता है, तो वो साइकिल को पीछे से पकड़ लेते हैं कि नहीं तुम चलाओ। वो जो बच्चे को पीछे से पकड़ना है वो क्या कहलाएगा, आपका स्कैफोल्डिंग, मचान बंदी कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक लड़की है, ऊपर कबर्ड बनी हुई है उनके घर में, और उसे उसमें से कॉपी निकालनी है। अब उस बच्ची का उस कबर्ड पर हाथ नहीं जा रहा है, उस अलमारी तक उसका हाथ नहीं जा रहा है। उसने क्या काम करा, उसने एक स्टूल लेके वहाँ लगा लिया। अब स्टूल पे खड़े होकर वो क्या कर रही है, अपना सामान ले पा रही है। तो एक तरीके से वो जो स्टूल उनकी मम्मी ने उन्हें दिया है, या किसी भी इंसान ने उनको स्टूल दिया है, वो क्या कहलाएगा उस बच्ची के लिए, वो उसका स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए स्कैफोल्डिंग को तो हम क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं मचानबंदी बोलते हैं। आप कहेंगे कि मैम ZPD को हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में मैं आपको ZPD का बताती हूँ। ZPD को हिंदी में बोलते हैं निकष्ट विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, निकष्ट विकास का क्षेत्र बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और आपका जो स्कैफोल्डिंग होता है उसको हिंदी में आलम्बन कहते हैं, उर्दू में मचानबंदी कहते हैं, और इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तीनों लैंग्वेज में क्यों बता रही हूँ, जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए करके आना, पर प्लीज़ गलत नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए ज़बान का इस्तेमाल करता है और अपने ख्यालात को मंज़म करने की कोशिश करता है, तो उसे वाइगोस्की ने निजी तकरीर यानी कि प्राइवेट स्पीच कहा है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल थ्रू बताती हूँ। कोई बच्चा है, वो बोल बोल कर खुद से बात करना, क्या करना है, वो खुद से बात कर रहा है, वो हमारी क्या कहलाएगी, एक प्राइवेट स्पीच कहलाएगी। प्राइवेट स्पीच को हमने जो कौन है, प्याजे हैं आपके, उन्होंने इसको क्या कहा है, इन्होंने इसको ईगो सेंटर्ड कहा है। लेकिन ईगो सेंटर्ड क्या होता है, ईगो सेंटर्ड उन्होंने ये कहा है कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन इसी को वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बच्चा बोल बोल कर खुद से बात कर रहा है, ये वो क्या कर रहा है, प्राइवेट स्पीच है कहा है इन्होंने। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ZPD
जहाँ पर भी आपको ZPD मिलता है, ZPD वाइगोस्की हैं। स्कैफोल्डिंग मिलता है आपको, तो वहाँ कौन है, वहाँ पर भी आपके वाइगोस्की हैं। आपको प्राइवेट स्पीच मिलता है तो वो भी आपके कौन है, इसके आपके वहाँ वाइगोस्की हैं। वाइगोस्की के बारे में ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया है। पियाजे के बारे में उनकी स्टेजेस इंपॉर्टेंट थी, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, वाइगोस्की ने भी भाषा की, देखिए वाइगोस्की जो है इनके भी, इन्होंने भाषा के 3 रूप बताए हैं। मैंने आपको लिखवाई नहीं, मैं आपको ऐसे सिंपली बता देती हूँ। ठीक है, देखिए वाइगोस्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। एक होता है आपका सोशल स्पीच, जिसे हम सामाजिक वक् बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलेंगे, सामाजिक तामुल बोलते हैं। फिर बोलते हैं, सेकंड होती है प्राइवेट स्पीच, जिसे निजी वक् बोलते हैं। निजी उर्दू में बोलेंगे निजी तकरीर, हिंदी में बोलेंगे निजी वॉक, और उर्दू इंग्लिश में बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। एक होती है आपकी साइलेंट इनर स्पीच, जिसे हिंदी में मौन आंतरिक वॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 इन्होंने क्या बताई, भाषा के 3 रूप बताए हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच। 3 रूप बताए हैं। जो सोशल स्पीच बताइए, ये होती है बच्चे के अंदर क्या होता है, ये कि बच्चा जो है दुनिया की बातें करना स्टार्ट कर देता है। उसे कुछ नहीं पता बोल रहा है, वो 2 वर्ष की उम्र से बोलना आ गया है, उसे ये नहीं पता वो क्या बोलना है कुछ, बस वो बोलना अगर सीख जाता है तो थोड़ा थोड़ा बोलने स्टार्ट कर देता है। मम्मम, पानी, खाना और दूध, इतने वर्ड वो मतलब छोटे छोटे वर्ड बात करने स्टार्ट कर देता है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, बच्चा खुद से बात करता है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से बात करता है। इनर साइलेंट स्पीच जो होती है वो होती है आपकी मौन आंतरिक वर्क, यानी कि बच्चा मन से बातें कर रहा है, मन मन में बातें कर रहा है। ठीक है, बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करना किस एज में आता है कि बच्चा अपनी सोच को नियंत्रित कर पा रहा है, वो आता है आपके साइलेंट इनर स्पीच में। ठीक है, ये इतना सिर्फ नॉर्मली आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, आपका ऐसे ही बता दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। स्कैफोल्डिंग, ZPD, प्राइवेट स्पीच, वाइगोस्की के बारे में। ठीक है, समाजी तामुल ये मैंने आपको करा दिए हैं। चलिए अब मुझे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कि लेव वाइगोस्की के मुताबिक कौन सा आंसर आमोजिश को मुतासिर करते हैं। तो आमोजिश को कौन सा मुतासिर करेंगे, देखिए अलिफ दिया इन्होंने समाजी तामुल, सेकंड दिया इन्होंने जीम सकाफत, थर्ड दिया इन्होंने ज़बान, और फोर्थ दिया इन्होंने मुनफरदी अम्ल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाइगोस्की हैं इन्होंने 3 चीज़ को इम्पोर्टेंट दी है, SCL, सोशल कल्चरल लैंग्वेज। तो आपका इन्होंने ये देकर नीचे ऑप्शन दिया था अलिफ जीम दाल, दाल अलिफ, या डी ला अलिफ बा जीम। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे कुछ क्वेश्चन वाइगोस्की से रिलेटेड जो मैंने आपको वाइगोस्की को पढ़ा दिया है। मैंने आपको 4 नफसानियात के बारे में पढ़ाया है। अब चलिए अब हम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन 10 हो चुके होंगे, जैसे मैंने आपको बीच बीच में बताती रही। अब हम 20 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये 30 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं या जो मैं अब आपको कराने जा रही हूँ, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कोई से भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने खुद से बनाया हो या मैंने आपको अलग से कहीं से लिया हो। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और अब जितने भी मैं आपकी क्लासेस कराऊंगी उसमें कोशिश यही करूंगी कि 10-10, 20-20 हम इतने क्वेश्चंस करते रहें जो एग्ज़ाम टाइम तक हमारा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी। ज़बान इब्तदाई शक्ल में कैसी थी, मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि ज़बान हर तरीके की बताई थी। इशारे की ज़बान, ठीक है, सिंबल के थ्रू जो थी ज़बान वो भी हमने बताई थी। हर तरीके का ज़बान के बारे में हमने क्लास 1 में पढ़ा था, तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा ज़बान इब्तदाई शक्ल में कैसी थी, इशारती ज़बान थी। ठीक है, सबसे पहले इशारों के थ्रू ही इंसान क्या करते थे, अपनी बात को कह पाते थे। ना तो जब कोई हिंदी थी, इंग्लिश थी, कुछ भी नहीं थी, ऐसी कोई ज़बान नहीं थी। तो सबसे पहले कौन सी ज़बान आई, आपकी इशारती ज़बान आई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। ज़बान बुनियादी तौर पर, बुनियादी यानी कि स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कैसी थी ज़बान की, तरसीमी थी, तहरीरी थी, बसरी थी, ज़बानी थी। ये बताइए तरसीली किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था एक होती है समी अशिया, एक होती है बसरी। समी कौन सी होती हैं और बसरी कौन सी होती है। बसरी वो होती हैं जिस चीज़ को हम देखकर क्या कर लेते हैं, देखकर बताते हैं। जैसे वहाँ बॉल है, हमने इशारे से बता दी वो बॉल है, इस तरीके से। मैं यहाँ पे पेंसिल रखी, ये पेन रखा है, मैं इशारे से बता रही हूँ ये पेन है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बसरी हो गई। बसरी से कहते हैं। समी किसे कहते हैं, समी उसे बोलते हैं इसके अपोजिट जो हम सुनकर सीखते हैं। ठीक है ना, सुन रहे हैं और जब बता रहे हैं। तो ज़बान बुनियादी तौर पर कैसी होती थी, ज़बान बुनियादी तौर पर ना तहरीरी थी ना बसरी थी, तरसी ज़बान कैसी थी, ज़बानी थी।
अब ज़बानी कैसे है ये भी समझ लीजिए। देखिए, एक क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। और बहुत सारी बोलियों से मिलकर क्या बनती है, हमारी ज़बान बनती है। और ज़बान क्या होती है, ज़बान होती है तहरीरी होती है। तो स्टार्टिंग में ज़बान कैसी होगी हमारी, इस हिसाब से ज़बान जब बहुत सारी बोलियों से मिलकर बन रही है तो वो कैसी होगी, आपकी ज़बानी होगी। क्योंकि बोली जो होती है वो कैसी होती है, मौखिक होती है। और मौखिक किसे बोलते हैं, ज़बानी को बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में ज़बान बुनियादी तौर पर थी, कैसी थी, ज़बानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बच्चों को ज़बान से किस शक्ल में मुतारिफ करवाया जाता है। तो बच्चों को ज़बान में किस शक्ल से मुतारिफ कराया जाता था, हुक्म देकर, कवायद से, बातचीत से, तलफ़्फ़ुज़ से। तो बच्चा जो होता है सबसे पहले हम जो उसको ज़बान का तारुफ़ कराते हैं, इंट्रो कराते हैं, कैसे करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। उसे एकदम से रूल्स तो दे नहीं देते कि कवायद करो तुम, ठीक है, ना ही हम उसे हुक्म देंगे तुम बोलो हैं तलफ़्फ़ुज़ के। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे की ज़बान किस शक्ल में मुतारिफ करवाया जाता है, उसे बातचीत के ज़रिए। जब हम बच्चे से बात करेंगे, उससे कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सही, बातचीत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर लफ्जी तरसीली होगी। पहले तो आप यही बताइए, गैर लफ्जी तरसीली किसे कहते हैं। देखिए, गैर लफ्जी, गैर बोलते हैं नहीं को, लफ्जी होती है आपकी आवाज़, और तरसीली बोलते हैं संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को। यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें हम बोले नहीं, ठीक है, बिना बोले बात को कहना क्या कहलाएगा, आपका गैर लफ्जी तरसीली कहलाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं बिना बोले इशारा कर रही हूँ, ये पेन है, ऐसे उंगली से मैंने इशारा किया, आप समझ गए कि यहाँ पेन रखा है। तो यही आपका क्या हो गया, गैर लफ्जी तरसीली हो गया। इसको हम बोलते हैं हरकांत व सकनात। मैंने अभी इसको आपको शुरू में अल्फाज मायने कराया, तो उसमें मैंने हुर्फ का मीनिंग भी लिखवाया है। हरकांत व सकनात क्या होता है, इशारा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ज़बान जानने का मतलब है। ज़बान जानने का क्या मतलब है, ज़बान की कवायद का जानना, ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म, ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत का रखना, या सही से लिखना। देखिए, ज़बान जानने का मतलब क्या होता है, ज़बान की कवायद, कवायद तो बहुत देर बाद आएगी, ग्रामर हमारी जो होगी वो कब आएगी, बाद में आएगी। तो क्या होगा, ज़बान का जानने का मतलब होता है कि अपने ज़बान का इजहार ख्याल की सलाहियत करना, उसको अपने जो भी हमारे ख्याल हैं उनको क्या करना, उनका इजहार करना, उन्हें दूसरों तक बताना ही आपका क्या कहलाएगा, आपका ज़बान जानने का मतलब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ठीक। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस बात को तकनीकी बनाने के लिए कि ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़ी अल ज़मीर की अदायगी को पूरी तौर से कर सकते हैं। माफ़ी अल ज़मीर क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए। देखिए, माफ़ी अल ज़मीर होता है एक तरीके से घरेलू माहौल। बच्चों को क्या करना, उसको मन की बात कहने का मौका दिया जाए, उसे ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें उसको घर का माहौल, एक तरीके से उस घर का माहौल दिया जाए जहाँ पे वो अपनी बात को आसानी से सामने रख पाए। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तालिब इल्म से अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए, नहीं, हमें घर का माहौल देना है, ना कि उसको हमें रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस लगाने, ये गलत हो जाएगा। तालिब इल्म से कवायद की मशक़ करने के लिए कहा जाए, हमें घरेलू माहौल देना है। कवायद की जो मशक़ हो गई, ये तो एक तरीके से वही हो गया कि दूसरी ज़बान आमोज़िश नहीं, यहाँ तो हमें घरेलू माहौल देना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है माफ़ी अल ज़मीर। तालिब इल्म को मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए, या नंबर 4 तालिब इल्म को बातचीत करने के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम कराया जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें कैसी ज़िंदगी उसको माहौल देना है कि बिल्कुल जैसे वो अपने घर में माहौल होता है, उसका घरेलू माहौल होता है, उसको ऐसा माहौल फराहम कराया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ज़बान सीखने की रस्मी तरीक़ों। रस्मी तरीका मैंने आपको बताया था कौन सा मेथड होता है, फॉर्मल मेथड होता है, जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था। ठीक है, रस्मी तरीके में दर्ज झेल से क्या शामिल नहीं है। तो रस्मी तरीके में क्या शामिल नहीं होगा, देखिए, रस्मी तरीका कौन सा तरीका होता है, एक वो तरीका, अगर मान लीजिए मुझे इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए मुझे एक उस्ताद भी चाहिए, एक टीचर भी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्स मुझे उसके, मेरे जो टीचर हैं उन्होंने बुक भी दी है मुझे, हम किताब के ज़रिए कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं या किसी उस्ताद के ज़रिए कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो पूरा हम क्या कर रहे हैं, एक रूल्स के अकॉर्डिंग किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका रस्मी तरीका। तो इसमें क्या शामिल नहीं है इसका, यानी कि जो गलत होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो देखिए, रस्मी तरीके में मुझे उस्ताद भी चाहिए, हाँ बिल्कुल मुझे उस्ताद भी चाहिए, मुझे एक अच्छी लैब भी मिल जाए तो ये वेरी गुड, और भी अच्छा होगा। स्कूल भी चाहिए मुझे, लेकिन घरेलू माहौल मिलता है आपको गैर रस्मी तरीके में। तो जो गलत है वही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका दाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं आपको क्लास 1 में वैसे बता चुकी हूँ रस्मी तरीका क्या है और गैर रस्मी तरीका क्या है, पर मैं इस क्लास में भी सब टॉपिक दोबारा क्यों बता रही हूँ, जिससे आपको आसानी रहे अपने नोट्स बनाने में, अच्छे से उसे समझने में।
ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ फिर से गैर रस्मी तरीका और रस्मी तरीका क्या होता है। देखिए रस्मी तरीका क्या होता है। रस्मी तरीके यानी कि फॉर्मल मेथड। रस्मी तरीके में हम दूसरी ज़बान सीखते हैं। इसमें हमें किताब की, उस्ताद की, स्कूल की, कुतुब खाना की ज़रूरत होती है। कुतुब खाने यानी कि लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए अगर हमें किसी टीचर की, स्कूल की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है तो वो कौन सा हमारा तरीका होगा, वो हमारा रस्मी तरीका होगा। गैर रस्मी तरीका क्या होता है, इनफॉर्मल मेथड। गैर रस्मी तरीका आपका ये होता है, इसमें हमें सिर्फ घरेलू माहौल की ज़रूरत होती है। इसमें हमें ना तो कोई टीचर चाहिए, ना उस्ताद चाहिए, ना स्कूल चाहिए। इसमें क्या चाहिए, हमें एक घर का माहौल चाहिए और हम उस माहौल में ही क्या कर लेते हैं, ज़बान को एक्वायर कर लेते हैं, उसे अर्जित कर लेते हैं, यानी कि उसका इक्तिसाब कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, बच्चे ज़बान सीखने की कूद लेकर पैदा होते हैं। ये किसका नज़रिया है। मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे क्या होता है, ज़बान बचपन से ही सीखा है। किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, पावलोव ने कहा है, नोम चॉम्स्की ने, स्किनर ने कहा है। देखिए नोम चॉम्स्की ने कहा है, मैंने आपको अभी बताया था कि उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य के, इंसान के दिमाग में एक लैड होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसे भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं हिंदी में। ये उन्होंने कहा भाषा सीखने की उनके अंदर क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। उनके अंदर क्षमता यानी कि उनके अंदर सलाहियत होती है बचपन से ही, किसको, ज़बान को सीखने की। तो ये आपको ऑप्शन नंबर जे, जीम बिल्कुल सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। ये क्वेश्चन दोबारा क्यों आया है, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हुआ है एग्जाम में भी। तो मैंने इसमें से अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये सभी क्वेश्चंस वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 था, मुंदरजे झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है। मतलब कौन सा वो मकासद जिसके लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। नंबर 1 इन्होंने ऑप्शन दिया, ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ज़बान की समझ कर सीखने के लिए, ज़बान के मुख्तलिफ मौके जानने के लिए, यह अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो देखिए इन्होंने कहा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे कहने लगूँ ऑप्शन नंबर 1 सही है, पर आप कहेंगे नहीं। कौन कहेगा नहीं है सही, ये वो बच्चे कहेंगे जिसने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा होगा। देखिए मुंदरजे झेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है। अगर ये कहते होती है तो 3 ऑप्शन नीचे वाले सही होते, लेकिन उन्होंने क्या, नहीं होती है। उन्होंने हमसे निगेटिव आंसर पूछा है, यानी कि जो गलत है वही सही है। ध्यान दीजिएगा, जो गलत है वही सही, यानी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम बस अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ही ज़बान सीखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बात गलत है, लेकिन इन्होंने हमसे गलत ही आंसर पूछे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और ये नीचे के तीनों आपके सही आंसर गलत हो जाएंगे। तो ये नहीं वाले पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन हम क्या कर जाते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है बच्चों के साथ का आंसर उन्हें पता होता है, लेकिन नहीं पे ध्यान नहीं देते, वो डायरेक्ट उसका आंसर लगा देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। तो जो हमारी इब्तदाई सतह है, यानी कि स्टार्टिंग में हमारी जो इब्तदाई सतह उसमें तालीम में कहानी होती है, नज़्म होते हैं, उनको कितना ज़रूरी मानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्तलिफ शे के नामों और मसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। नंबर 2, नज़्म और कहानी मशहूर मुख्तलिफ कार की होनी चाहिए, यानी कि फेमस राइटर्स की होनी चाहिए। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आपका, वह मुफीद होनी चाहिए। मुफीद यानी कि समझ वाली होनी चाहिए। कुछ हद तक ये भी सही है कि वो मुफीद होनी चाहिए, समझ वाली होनी चाहिए। डी आपका दिया है, नज़म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए। उसमें ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड, भारी से भारी शब्द होने चाहिए। तो जो बिल्कुल गलत है उसे हमने काट दिया। अब आपको क्या लगेगा, ये भी आंसर सही, मुफीद होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर 1 भी लग रहा होगा। तो देख लेते हैं हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या दे रहे हैं, मुख्तलिफ शे के नामों मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। जहाँ पे बच्चों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं वो बेस्ट होगा, और जो हमें बेस्ट है वही हमारा आंसर होगा। ये भी ठीक था कि मुफीद होनी चाहिए, कि यानी कि समझ वाली होनी चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, हम बच्चों को मिसाल भी देंगे, उनके नाम भी बताएंगे, उनकी वजाहत भी करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही अपना आंसर को वहाँ क्या करना है, टिक करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के आंसर लगाने हैं। जल्दबाजी में आप गलत लगा दोगे और पता चल रहा है फिर नंबर कम आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम समझ के आंसर को नहीं करते। सीटेट में सारा खेल समझने का है, समझिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, माँ बाप बच्चों के जरिए बोले जाने पर किस तरीके की गलतियाँ सुधारते हैं। तो कवायद से मुतालिक गलतियाँ सुधारेंगे वो, जुमले से मुतालिक गलतियाँ सुधारेंगे, तकलीद से मुतालिक या सोहबत से मुतालिक। तो देखिए जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे की उन्हीं गलतियों को तो सुधारेंगे। जो बच्चा माहौल से सीखेगा, माहौल से हम कवायद से नहीं सीख रहे हैं, जुमला भी नहीं सीख रहे, हम क्या सीखता है बच्चा, तकलीद के मुतालिक, यानी कि बच्चा नकल करके सीखता है। तो बच्चे को जब एक बच्चा अपनी माँ की नकल करता है या पापा की नकल करता है तो हमसे कहता है इस काम का ऐसे नहीं इस तरीके से करना है। तो माँ बाप जो होते हैं कौन सी गलती सुधारेंगे, आपकी तकलीद से मुतालिक। यहाँ आपका ऑप्शन जी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत अमूमन किस तरह से की जाती है। अब मैं कोई दूसरी जबान सीख रही हूँ, मान लीजिए मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो मैं उसकी शुरुआत किससे करूँगी, उसकी तफहीम से करूँगी, मायना से करूँगी, सही गलत की जांच करके करूँगी, या खुद तज्जिया करूँगी। देखिए आपको मैं एक सीधी सी बात बता देती हूँ, कोई सी भी जबान जब हम सीखते हैं तो पहले हम उसके क्या करते हैं, मायने मालूम करते हैं। अब मैं आपको सीटेट का जो उर्दू पढ़ा रही हूँ सबसे पहले मैं क्या बताती हूँ, आपको उर्दू के मायना बताती हूँ कि इस वर्ड का मायना ये है, इस वर्ड को ये बोलते हैं, आमोजिश आपका क्या है, अधिगम है, इक्तिसाब आपका अर्जन है। ठीक है, क्या हो गया, पहले मायने मालूम करते हैं। तो ये भी यही कह रहे हैं, दूसरी जबान की आमोजिश की शुरुआत अमूमन किस तरह की जाती है, तो वो की जाती है आपके मायने जानकर। किस तरीके की जाती है, मायने जानकर की जाती है। तफहीम किसे बोलते हैं, देखिए तफहीम बोलते हैं समझ को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों की जबान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। अब नोम चॉम्स्की कहते हैं बच्चे किसी भी ज़बान की महारत हासिल यानी कि उसको समझने के लिए, हासिल करने के लिए उसे क्या ज़रूरी है, तो नकल और मशक ज़रूरी है। नहीं, ये किस ने कहा था नकल और मशक के बारे में, ये कहा है हमारे स्किनर ने। ज़बान की जल्द तदरीस, कवायद की जल्द तदरीस, ये इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबका। तो ज़बान की जल्द तदरीस, कवायद की जल्द तदरीस, इसके बारे में नोम चॉम्स्की नहीं कहते। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, बच्चे में जन्मजाति क्या होती है, एक लैड होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी कि इब्तदाई बचपन में ज़बान का साबका। ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 था, उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाकिफ हालत वो है जहाँ एक, नामुवाकिफ हालत किसे बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी हालत, एक ऐसी आपको हालत दी जाए जहाँ पे आपको मतलब आपकी मादरी ज़बान बोलने पर पाबंदी हो, निषेध। इसका मीनिंग क्या होगा, हिंदी में इसे बोलते हैं निषेध। ठीक है, तो ये यही बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं उसकी वह हालत जहाँ एक, अब नवाकिफ हालत आपको पता चल गई है, वो जगह जहाँ हमें हमारी मादरी ज़बान या हमारी घरेलू ज़बान बोलने पर क्या हो, पाबंदी हो। तो घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, ममानियत किसे बोलते हैं, उस पर पाबंदी यानी कि निषेध को बोलते हैं। हिंदी मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है, कि हिंदी से ही उर्दू, ये मतलब हिंदी ही हमारी क्या है, मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है, ऐसा कुछ नहीं है। मादरी ज़बान सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, उर्दू तक तालिबा की रसाई का ना होना, तो इसको ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत होगी, यानी कि हमारी जो क्लास है वहाँ पर क्या हो, उर्दू ज़बान बोलना पाबंदी हो उस पर, ऐसा हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, मुंदरजे झेल में ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, ये नज़रिए किसका है। ज़बान का सीखना महज क्या बताया, मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, तो ये आप सभी को मालूम है किसका है, जिन पियाजे का है, पावलाव का है, नोम चॉम्स्की का है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है पावलाव का। पावलाव क्या कहते हैं, पावलाव कहते हैं कि जो हम ज़बान सीखते हैं वो कैसे सीख रहे हैं, महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियानी, यानी कि बच्चा अपने एटमॉस्फेयर से, अपने किससे नकल करके, अनुसरण करके दूसरे का सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरबियत से इस्तेमाल करना है, यानी कि सही बोलना, सही प्रोनाउंसिएशन से बोलना। क्या क्या करना है, बदन ज़बान बोलने का तरीका हो गया, वो आपका ज़बान का अम्ल हो गया, या मुस्तमिल ज़बान होगी तो आपका बोलने का तरीका हो गया। अब हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि मान लीजिए अर्शी घर जाती है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जाती है, मैं इसे अगर बोल दूँ अर्शी घर जाता है तो पूरा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या होना चाहिए, सही अल्फाज को सही तरबियत के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन से बोलना ही क्या कहलाएगा, आपका बोलने का तरीका कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 था, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन मुराद क्या लेते हैं, या मुराद है, बात ये, ठीक है। तो आमोजिश, अपने आप सीखना, दोबारा लिखने का काम, या वकूफ़। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से उन्होंने क्या, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन मुराद है, पहली ज़बान को हम क्या दे रहे हैं, उसको फ़रोग़ दे रहे हैं, उसे तवज्जो दे रहे हैं, तो क्या है, अपने आप सीखना।
पहली ज़बान जो होती है हमारी, वो हम क्या कर लेते हैं, खुद से एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, इसको हम पहली ज़बान को मादरी ज़बान भी कहते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के मुताबिक डैश ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जज़ू है। तो वाइगोत्स्की के मुताबिक कौन सा ज़बान का आमोजिश यानी कि उसको अधिक हम सीखने का सबसे बुनियादी जज़ क्या है? तो समाजी तअम्मुल है, दरसी किताबें हैं, रेडियो है, लगत है। तो ये तो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वाइगोत्स्की का, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी बताया है कि वाइगोत्स्की के जो मुताबिक होता है समाजी तामुल, समाजी तामुल किसे बोलेंगे, सामाजिक अंतरक्रिया। बच्चा समाज में जब अंतरक्रिया करता है तो वो क्या करता है, ज़बान की आमोजिश करता है, ज़बान को सीखता है। ज़बान की आमोजिश कब समाजी तामुल के जरिए सीख रही है, किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक है, ये सही है। ऐसे भी दे सकते थे क्वेश्चन कि समाजी तामुल ज़बान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जज उसका है, किस मनोवैज्ञानिक का है, किस नफ्सानियात का है, तो आप कहेंगे वाइगोत्स्की का। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है। देखो दे दिया इन्होंने यही क्वेश्चन, इन्होंने कहा समाजी तामुल की तसव्वुर का ताल्लुक किससे है, तो स्किनर से है, पावलोव से है, आपके वाइगोत्स्की से है, या कोहलबर्ग से है। तो देखिए स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि हम नकल करके सीखते हैं, तकलीद के ज़रिए सीखते हैं। ठीक है ना, पावलोव भी यही मानते हैं। अब जो ये हमारे वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने कहा कि समाजी तअम्मुल की तस्वीर का मुतालिक किससे है, वाइगोत्स्की से। इन्होंने कहा बच्चा समाज में अंतरक्रिया करके सीखता है, समाज में जब बच्चा बातचीत करेगा उसके ज़रिए वो अपनी ज़बान को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ज़बान की महारत की तदरीस होनी चाहिए। ज़बान की महारत की तदरीस कैसी होनी चाहिए, अलग थलग होनी चाहिए, तफसीली व वजाहत के ज़रिए होनी चाहिए, एक मरबूत अंदाज में होनी चाहिए, नकल के ज़रिए होनी चाहिए। तो ज़बान की जो महारत है, ज़बान की महारत हम पढ़ेंगे। ज़बान की महारत क्या क्या होती हैं, ज़बान की महारत मैंने आपको DLED के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा रखा है कि ज़बान की महारत होती है आपकी सुबोपाली। क्या होती हैं, सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, ये 4 होती हैं, आपको सुबोपाली से इसे याद रखना है। इसकी यही तरतीब होती है, पहला आती है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो यही कह रहे हैं एक मरबूत अंदाज में होती है, तो इसको ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ आज आपकी जो क्लास है कंप्लीट होती है, लेकिन मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था चलिए उसे देख लेते। ठीक है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन ये था कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो आप मुझे सभी कमेंट्स करके बताइएगा कि चलिए एक बार और क्वेश्चन बता देती हूँ। एक 8 साल का बच्चा अपने वालिदैन यानी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर से मुंबई मुंतकिल होता है, यानी कि बाहर से कहाँ है, वो मुंबई आया है और स्कूल में वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखता है। अपने मोहल्ले और स्कूल के दोस्तों से मराठी ज़बान बहुत अच्छे से सीख लेता है। अब जो उसने वो मराठी ज़बान अपने दोस्तों से सीखी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो कौन सी ज़बान होगी आपकी, ज़बान का हसूल होगी, ज़बान की आमोजिश होगी, तावीन होगी, खाम मवाद या का फरूज़ा होगी। तो ये एक बात और बता देती हूँ, हसूल किसे कहते हैं आपको मालूम है, हसूल के बजाय इक्तिसाब भी लिखा आ सकता है। ठीक है ना, चलिए तुम जो कमेंट्स करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, मैं समझ जाऊँगी आपकी कितना मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ हमारे आज हमने 2 चैप्टर अपने पेडागोजी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। मैं डेली क्लासेस किस लिए नहीं दे रही थी, देखिए अगर आप खुद सोचिए मैं एक ही वाइगोत्स्की पढ़ाने के लिए एक वीडियो बना लूँ, फिर मैं आपको स्किनर पढ़ाने के लिए एक अलग वीडियो बना लूँ, तो इतनी वीडियो देने से क्या पर्पस है, आपकी समझ में आना चाहिए। अब मैंने एक ही वीडियो थोड़ी लेंथ लिया आपकी, पर आपको काफ़ी टॉपिक्स मैंने एक साथ क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, आप अपने और सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करिए, मैथ्स, हिंदी और भी आपने CDP वगैरह उनकी तैयारी करिए, और इंशाल्लाह उर्दू की जिम्मेदारी आपने मेरे पे छोड़ी, मैं आपकी इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।